जबकि नेपाल में अब तक परंपरा थी कि प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पहला विदेशी दौरा भारत का करता था, मगर प्रचंड ने यह परंपरा तोड़ दी। उन्होंने भारत की बजाय पहला दौरा चीन का किया। नेपाल का नया गवर्नमेंट आया और इस नए गवर्नमेंट से काफी लोगों को काफी तवक्कुआत है, मीन्स एक्सपेक्टेशन है काफी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि नेपाल के नए गवर्नमेंट जिसके प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दहल, इनकी गवर्नमेंट से इंडिया नेपाल के रिलेशन सेट हो सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को देखते फिर आपके साथ बात करते हैं कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में इम्पैक्ट पड़ सकता है इस नई गवर्नमेंट से कि नहीं। कहते हैं डेमोक्रेसी में नंबर गेम की बड़ी ज्यादा अहमियत होती है। भारतीय लोकतंत्र में भी हमें यह देखने को मिलता है। सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या जुटाने के लिए राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ करती हैं। कभी कभी तो दो ऐसी पार्टियों का गठबंधन हो जाता है जो लोगों के लिए अप्रत्याशित होता है। पड़ोसी देश नेपाल में भी यही हुआ। संख्या के खेल से वहां की राजनीति के समीकरण बदल गए। जब नेपाल में चुनाव हुए थे तब हमने आपको बताया था कि वहां की सत्ताधारी पार्टी यानी नेपाली कांग्रेस सत्ता में फिर से लौट सकती है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूएमएल ने अपनी चाल से पूरे खेल को बदल दिया। अब पुष्प कुमार दहल प्रचंड और ओली सत्ता में आ गए हैं और वो शेर बहादुर देउबा सत्ता गंवा चुके हैं। नेपाल की राजनीति का यह समीकरण न केवल नेपाल बल्कि भारत के लिए भी अहम है। इसकी वजह है कि भारत के पक्षधर माने जाने वाले शेर बहादुर देउबा सरकार से बाहर हो चुके हैं और केपी शर्मा ओली और प्रचंड सत्ता में आ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है खुशहाल। दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में नेपाल के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करेंगे, नेपाली राजनीति के समीकरण को समझेंगे, फिर बताएंगे कि भारत नेपाल रिश्तों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। पहले वहां की राजनीति को जान लीजिए। नेपाल की प्रतिनिधि सभा, जिसे हम अपने देश में लोकसभा कहते हैं, उसमें कुल सीटों की संख्या 275 है, यानी वहां बहुमत के लिए 138 सीटों की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस बनकर उभरी है, जिसके पास 89 सीटें हैं। केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी 78 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के 32 सदस्य हैं। चुनाव परिणाम तक चर्चा ये थी कि पुष्प कुमार दहल देउबा को समर्थन देने वाले हैं, लेकिन परिणाम के कुछ दिन बाद प्रचंड प्रधानमंत्री पद के लिए खुद की दावेदारी पेश करने लगे। इसके लिए वो शेर बहादुर देउबा पर समर्थन के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचंड को समर्थन देने से इनकार कर दिया और दोनों पार्टी के बीच बातचीत वहीं रुक गई। इसके बाद गेम में केपी शर्मा ओली की एंट्री हुई। दूसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद ओली ने प्रचंड को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे दिया। गठबंधन को दूसरी छोटी पार्टियों का भी समर्थन हासिल है। इसमें समीकरण बना है कि पहले 2.5 साल प्रचंड पीएम होंगे और बाद के 2.5 साल ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। हालांकि अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि शेर बहादुर देउबा ही प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन प्रचंड के पीएम बनने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये अटकलें खासकर भारत नेपाल संबंधों को लेकर है। भारत जितना ज्यादा देउबा के साथ सहज महसूस करता है, उतना केपी शर्मा ओली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करता। मगर प्रचंड के साथ देउबा जैसी सहजता बन पाएगी, इसे लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। असल में पुष्प कुमार प्रचंड कोई पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। इससे पहले वे 2 बार इस कुर्सी को संभाल चुके हैं। प्रचंड पहली बार जब 2008 में प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने पहला विदेशी दौरा चीन का किया था, जबकि नेपाल में अब तक परंपरा थी कि प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पहला विदेशी दौरा भारत का करता था। मगर प्रचंड ने यह परंपरा तोड़ दी। उन्होंने भारत की बजाय पहला दौरा चीन का किया। हालांकि दूसरी बार जब पीएम बने तब वो पहले भारत ही आए, लेकिन पहली बार उन्होंने जो किया उसे उनके चीन के करीब होने से जोड़ा गया। पिछले वर्ष की शुरुआत में प्रचंड ने नई दिल्ली की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। इसकी वजह है कि भारत अभी भी प्रचंड पर भरोसा नहीं करता। दूसरी ओर केपी शर्मा ओली की पार्टी से उनका गठबंधन है, जिनके साथ भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल भारत पर चीन को तरजीह दी, बल्कि भारत के कई इलाकों को अपना भी बताया, जैसे कि काला पानी, लिपुलेख वगैरह।
उस समय प्रचंड ओली के साथ सरकार में थे। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रचंड भारत के लिए दूसरे केपी शर्मा ओली साबित होंगे? अगर आप यही सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हाल के सालों में नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन यह कोई पहली बार भी नहीं है। चीन और नेपाल के रिश्ते पहले भी बेहतर रहे हैं। 1962 के भारत चीन जंग के वक्त नेपाल तटस्थ रहा था। हालांकि भारत की ओर से दबाव था कि नेपाल भारत का साथ दे, लेकिन नेपाल ने किसी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर भी देखने की जरूरत है कि चाहे प्रचंड हो या ओली, दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी के ताल्लुक रखते हैं और दूसरी ओर चीन में भी कम्युनिस्टों का शासन है। ऐसे में विचारधारा के स्तर पर दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। लेकिन नेपाल में जहां तक भारत की जगह का सवाल है तो वो चीन कभी नहीं ले पाएगा। इसकी एक वानगी तब भी दिखी जब ओली के सत्ता से बेदखल होते ही दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दोनों ही देशों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई समानता है। दोनों ही भौगोलिक स्थिति में इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं कि खुद को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जानकार बताते हैं कि पुष्प कुमार प्रचंड अब पहले से बहुत बदल चुके हैं और भारत को लेकर उनकी सोच अब पहले की तरह नहीं है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि नेपाल की नई सरकार भारत के साथ विवाद की बजाय सहयोग को तरजीह देगी। भारत के नजरिए से देखा जाए तो दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बेहद जरूरी हैं। इसकी वजह है कि पिछले कई सालों से भारत चीन क्षेत्रीय तनाव देखने को मिल रहा है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि प्रचंड पूरी कड़वाहटों को भुलाकर सहयोगात्मक रुख अपनाएंगे। अब बात करते हैं सवाल की, नेपाल में सत्ता परिवर्तन का भारत नेपाल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल्यांकन कीजिए। तो आपने वीडियो देखी, आपको पता चला कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन केपी ओली शर्मा के टाइम पे काफी खराब हुए। ये मेरा कहना नहीं है, ये इंडिया की खुद की गवर्नमेंट का कहना है कि पुष्पा कमल दहल अगर नए प्राइम मिनिस्टर नेपाल के बने हैं तो उससे हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उसकी वजह बताते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने गठबंधन किया है केपी ओली की पार्टी से, और केपी ओली वो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के जिन्होंने अपनी जगह लेने का इरादा किया और लेने का भी बोला कि हमारी जगह हमें वापसी दे दो, जो काला पानी, लेपू लेक और लिम्पिया अधूरा है। अब आपको पता है कि 2019 और 20 में केपी ओली की पार्टी ही सत्ता में थी और प्राइम मिनिस्टर भी केपी ओली थे। तो केपी ओली जब से आए हुए थे तो उन्होंने यही डिमांड की थी, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था तब भी नेपाल के साथ काफी गलत किया, हमारे बॉर्डर सील कर दिए इंडिया ने। तो ये सारे इश्यूज नेपाल के और इंडिया के बीच में हुए थे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि नेपाल का जो नया गवर्नमेंट है वो चाइना के साथ जाएगा या नेपाल के साथ जाएगा। अगर जानकारों का मेरे मुताबिक जाने तो इनका यही कहना है कि ये प्रो चाइनीज है, क्योंकि साल के पहले दिन उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया और इनॉग्रेशन भी क्या किया, चाइनीज कंपनी ने उस एयरपोर्ट को बनाया। और इसी चीज को लेके इंडियन ने क्या किया, इंटरनेशनल एयर स्पेस ही बंद कर दिया नेपाल के लिए कि आप पोखरा से अगर कोई फ्लाइट उड़ाओगे तो हमारे एयर स्पेस से आप नहीं जा सकते। दूसरी बात ये कि उन्होंने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के टाइम यही कहा कि हम एक रेल नेटवर्क बनाने वाले हैं चाइना के साथ और ये हमारे और चाइना के रिलेशन को काफी बेहतर करेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आता है कि इंडियन गवर्नमेंट इससे खुश नहीं है। उससे खुश क्यों नहीं है? क्योंकि इनके साथी पार्टी है, इत्तेहादी या गठबंधन की जो पार्टी है वो केपी ओली शर्मा की पार्टी है और इसी चीज को लेके बहुत सारे मसले मसाइलात क्रिएट होने वाले हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। और ये किस वजह से कि केपी ओली पुष्पा कमल की पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया, गठबंधन किया और वो एक प्राइम मिनिस्टर बने और नेपाल। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं।